Welcome guys, welcome to my YouTube channel Rethink. So today we will cover chapter 5 of the macroeconomics named as banking, commercial banks and the central bank, where we will read about the functions of commercial banks and the central banks, and we will get to know what is the meaning of commercial banks, central banks, how they create money supply, how they control money supply, what are the instruments of monetary policy that the central bank uses to control the money supply. So all these things we will cover in this lecture. So let's start. So basically first we will read about what is banking, because the chapter is named as banking, commercial banks and central banks. So we will read what is the commercial banks. So commercial bank is that financial institution which accepts deposits from the people and offers loan for the purpose of consumption or investment. देखो गाइस, जो कमर्शियल बैंक है बेसिकली हम कोई भी बैंक देखते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, ओके, दिस इज आल्सो कमर्शियल बैंक। आपको पता ही होगा बेसिकली कमर्शियल बैंक्स का काम क्या होता है। जनरली इट हैज टू वर्क्स। एक तो होता है गाइस कि ये डिपॉजिट्स लेते हैं, ये आप सभी को पता है, और एक दूसरा काम होता है कि ये लोन्स भी देते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिपॉजिट्स कैसे लेते हैं, लोन्स कैसे देते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन होता है कि ये पब्लिक के जो डिपॉजिट्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, एंड फिर जो नीडी पीपल होते हैं उनको लोन्स ऑफर करते हैं। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए बैंकिंग कंपनी इज वन विच ट्रांजैक्ट्स बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। ये अभी हमने डिस्कस करा है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब तुम जब भी अकाउंट से पैसा निकलवाना चाहते हो ये तभी तुम्हें देंगे, तो वो होता है रीपेबल ऑन डिमांड, और वी कैन से डिमांड डिपॉजिट्स। और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और एनी अदर मीडियम। ये सब मीडियम्स हैं पैसा विड्रॉ करने के। सो ये बैंकिंग कंपनी की एक डेफिनेशन है। दिस इज डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ओके, सो तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। एक बार हम दोबारा समझते हैं। बैंकिंग कंपनी इज वन विच ट्रांजैक्ट्स business of banking, which means what is transacts business of banking means, this means is accepting of deposits of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise। इसके आगे तुम लिख सकते हो कि the bank also offers loans to public। वो हम इसके फीचर्स में पढ़ेंगे। तो इतना आई होप कि तुम्हें सभी को समझ आ गया होगा। तो लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे functions of commercial banks. What are the main functions of commercial banks? This question is frequently asked in CBSE exam. So देखो यार, अब एग्जाम में हमें पूछा कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो उसमें लिख तो सब देंगे लेकिन उसमें हमें कंटेंट हमारा अच्छा रखना है ताकि हमारा थोड़ा सा आंसर सभी से डिफरेंट हो, हमारा टू द पॉइंट आंसर हो, जैसा हमें बुक में हमने पढ़ा है वैसा आंसर हो हमारा। ओके, सो हम फर्स्ट पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी डिपॉजिट्स बैंक में होते हैं बैंक उसको एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक। बेसिकली पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश बैलेंसेज एज चेकेबल और नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। देखो अब इसमें क्या है, डिपॉजिट्स को मेंशन करा है, वन इज चेकेबल डिपॉजिट्स एंड अदर इज नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो चेकेबल डिपॉजिट्स हैं उनके अगेंस्ट हम चेक लगा सकते हैं। जो चेकेबल डिपॉजिट हैं उनके अगेंस्ट यू कैन पुट अप ए चेक फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक। बट जो नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स हैं जैसे तुम्हारी FD फिक्स डिपॉजिट्स, उसके अगेंस्ट तुम कभी भी चेक नहीं लगा सकते। बेसिकली तुम कभी भी पैसा डिमांड नहीं कर सकते FD से।
ठीक है, वो एज ए ब्लॉकेज ऑफ मनी फॉर ए लॉन्गर टर्म होता है। चेकेबल डिपॉजिट्स में आते हैं, जैसे तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट है, तुम कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो, वो बेस्ट एग्जांपल है चेकेबल डिपॉजिट्स का। चेकेबल डिपॉजिट्स आर दोज अगेंस्ट विच checks can be issued anytime. Non-checkable deposits are those against which checks can't be issued anytime. Instead, money in these deposits is kept as reserve with the bank for some fixed period of time. Accordingly, these deposits are also called fixed deposit. देखो मैंने आपको भी बताया था, जो नॉन चेकेबल है ये एक टाइप का ब्लॉकेज ऑफ मनी होता है बैंक्स में, तो इसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, अब बेसिकली ये फर्स्ट फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। सेकंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एडवांसिंग लोन्स। देखो यार, कोई भी कमर्शियल बैंक्स है वो तुम्हारे से अगर पैसा एक्सेप्ट करती है तो उसका कुछ यूज करेगी, तो ही बैंक ऑपरेशनल हो सकता है लॉन्गर टर्म के लिए। अगर वो तुम्हारे से पैसा एक्सेप्ट करके और उस पैसे का कोई रेशनल यूज ना करे, अगर तुम्हारे से एक्सेप्ट डिपॉजिट करे और उसका कोई भी रेशनल यूज ना करे, तो फिर बैंक अर्निंग कहाँ से करेगा? तो मेनली बेसिकली बैंक की अर्निंग होती है जो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। ठीक है, एक हमारे सिलेबस में टर्म आएगा स्प्रेड। स्प्रेड इज बेसिकली द difference between the interest on loan taken by the bank and interest on deposits given by the commercial banks। देखो यार, वो इंटरेस्ट ऑन लोन उसके लिए एक हम कह सकते हैं प्लस पॉइंट है। ठीक है, एंड जो वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट होता है वो एट द सेम टाइम बैंक के लिए नेगेटिव है, क्योंकि उसको बैंक को एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग अपने डिपॉजिट्स बैंक के साथ करवाते हैं उनको बैंक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देता है, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन ग्रेटर होता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से। जो भी डिफरेंस होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 3%, तो जो 3% का डिफरेंस है वो ही मेनली बैंक की अर्निंग होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं स्प्रेड। ये बेसिकली अगर तुम देसी भाषा में सुनोगे तो ये है बेसिकली बैंक की अर्निंग, जो बैंक अर्न करता है। ठीक है, तो हम सेकंड फंक्शन हम दोबारा पढ़ते हैं, advancing loans. Okay, so another primary function of commercial banks is to advance loans. Banks advance loans mostly for productive purposes such as educational loans, housing loans, ठीक है, loans for the farmers, as a source of funds for investments. Banks play the role of money creators or credit creators. देखो, through advancing loans banks play the role of credit creators। ये credit create करता है, इसको हम मनी क्रिएटर्स भी कह सकते हैं, लेकिन वी विल रीड अबाउट दैट इन डेप्थ इन अपकमिंग स्लाइड। सो अभी हम इसको मनी क्रिएटर्स या क्रेडिट क्रिएटर्स कुछ भी कह सकते हैं। दे मेक एडवांसेस मैनी टाइम्स देन देयर कैश रिजर्व्स। एडवांसेस मतलब लोन्स को ऑफर करना। दे मेक एडवांसेस मैनी टाइम्स देन देयर कैश रिजर्व्स। ये स्टेटमेंट का तुम्हें मतलब समझना पड़ेगा गाइस, कि स्टेटमेंट है they make advances many times than their cash reserves। जैसे बैंक के पास डिपॉजिट तो 10,000 के हैं, लेकिन वो लोन एक्सटेंड कर देता है इवन 1 लाख का भी। तो तुम सोच रहे होगे यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब उसके पास तो सिर्फ 10,000 रुपीज है और वो लोन 1 लाख का कैसे दे सकता है? अगर सारे पीपल आगे मांगने कभी तो 1 लाख रुपया मांगने आगे, लेकिन बैंक के पास तो सिर्फ 10,000 के डिपॉजिट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो गाइज हम अपकमिंग स्लाइड में ये भी देखेंगे कि बेसिकली इसी को ही मनी क्रिएशन कहते हैं, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये भी इससे भी 6 मार्कर का कभी एक्सप्लेनेशन अच्छे से आता है, तब तुम्हें एग्जांपल्स भी देने होते हैं। तो बेसिकली ये हम सारा नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है कि दे मेक एडवांसेस मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। अकॉर्डिंगली बैंकिंग हैज वाइडन्ड द होरिजन्स ऑफ एक्सपेंडिचर। बैंकिंग ने एक्सपेंडिचर्स के जो होरिजन है, जो मतलब एक्सपेंडिचर्स के एरिया वो वाइड कर दिए, क्योंकि ये लोगों को लोन देता है फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर फार्मिंग, तो
उससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगर लोन ना दोगे तो तुम्हें भी पता है तो एक्सपेंडिचर कम होगा। They have added new dimensions to the parameters of demand and supply in the economy. In fact, by virtue of their role as creators of money, the banks have underlined their significance as a catalyst of economic growth. So basically दो ये दो ही फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स के, और ये तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं। एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट में हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करता है, चेकेबल और नॉन चेकेबल। चेकेबल कैन बी विथड्रॉन at any point of time, and non-checkable can't be withdrawn at any point of time. Non-checkable deposits can be called as fixed deposits. So next function हमने पढ़ा था advancing loans. Bank also offers loans for investment purposes, productive purposes, or for farming, or for any other good purpose. Or they make advances more than their cash reserves. ये भी हमने एक point पढ़ा था. And they have added new dimensions to the demand and supply of the economy, and they have increased the expenditure also. So ये चीजें अभी हमने पढ़ ली है, हमने अभी तक कवर करा है कमर्शियल बैंक्स एंड उसके फंक्शंस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। ये स्टार रेटेड टॉपिक है गाइस, इसको एक बार तुम ध्यान से समझ जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर एग्जाम टाइम तक समझ नहीं आता ये बच्चों को। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स ये बिल्कुल स्टार रेटेड टॉपिक है, इसके बिना ये चैप्टर नहीं होगा। तो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, इसमें क्या कहता है कि देखो यार, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि मनी सप्लायर्स कौन होते हैं। एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई है, वो मनी सप्लायर है, और गवर्नमेंट मनी सप्लायर है, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी मनी सप्लायर है। ठीक है, तो जो भी उनके पास कैश रिजर्व है उनको मनी सप्लाई में नहीं काउंट करते, ये भी हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो अब देखते हैं कि क्या कहता है। The commercial banks don't have authority of issuing notes. कमर्शियल बैंक्स नोट इशू नहीं कर सकता। नोट इशू कौन कर सकता है? सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा आरबीआई। कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर नॉट ट्रीटेड एज ए कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ये हमने पढ़ा था, कैश रिजर्व्स जो कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं वो मनी सप्लाई का पार्ट कभी भी नहीं होते, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स मनी के सप्लायर हैं, और सप्लायर्स के पास जो पैसा होता है वो हम मनी सप्लाई में ट्रीट नहीं करते कभी भी। तो उससे पहले हम प्रोसेस देखेंगे कि मनी क्रिएट कैसे करते हैं कमर्शियल बैंक्स। यार देखो, मैंने तुम्हें अब भी 2 मिनट पहले बताया कि उसके पास 10,000 का डिपॉजिट हो फिर भी वो 1 लाख के लोन्स ऑफर कर सकता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, यही हमें बेसिकली मनी क्रिएशन में देखना है कि यार देखो, जो बैंक है उसके पास सिर्फ अमाउंट डिपॉजिट है 10,000, और तुम सोचोगे यार वो 1 लाख के लोन कैसे दे रहा है। जो ये चीज हो रही है वो कैसे हो रही है बेसिकली। तो ये पूरा प्रोसेस अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स का प्रोसेस है जो एक्सप्लेन करो, उस पे हमें फोकस करना है कि हमें पहली बात तो एग्जाम्पल देना है, और हमें डेफिनेशन लिखनी है कि मनी क्रिएशन क्या है, कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रिएट करता है, सब एक्सप्लेनेशन देनी है। लेकिन टीचर तुम्हें फुल मार्क्स या 5 आउट ऑफ 6 तभी देगा जब तुम एक अच्छा सा एग्जाम्पल फ्रेम करके उसको समझा के आओगे, कि वो तुम्हारी शीट पढ़े और टीचर को समझ आ जाए कि हाँ यार मनी ऐसे क्रिएट होता है। तुम ये मत सोचना कि टीचर को पहले से ही पता है। अगर टीचर को समझ आ गया तुम्हारी शीट पढ़ के कि हाँ तुमने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो वो तुम्हें 6 on 6 भी दे सकता है। ये सीबीएसई बहुत नंबर अच्छे से देती है अगर तुम अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मनी कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सीआरआर क्या होता है, फिर सीआरआर एसएलआर दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, फिर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर तुम्हें अब भी समझ आ जाएगा अगर तुम्हें ये प्रोसेस समझ आया, इसलिए मैंने इन सभी सब टॉपिक्स को एक टॉपिक के नीचे लिखा है, क्योंकि यार देखो, तुम्हें अगर ये फंडा समझ आ गया ना, ये वाला मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये सारी टर्म्स कवर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर फिर नहीं आया फिर तो तुम्हें देखो यार क्रैम करना पड़ेगा, तो तुम ये सभी क्रैम भी कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक बार मेरे साथ ये समझो कि ये चीज क्या होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एक एग्जांपल भी दिया हुआ है अच्छा सा। तो अब देखते हैं हम, देखो यार इसमें क्या है कि देखो, इकोनॉमी में पहली बात मान लो
1000 कैश है, और हम एक एजम्पशन करते हैं कि यार जो भी तुम्हारे पास पैसा है ना, वो तुम अपनी जेब में नहीं रखोगे। जो भी तुम्हारे पास पैसा आया वो तुम क्या करोगे, वो तुम बैंक डिपॉजिट करोगे उसका। अगर तुम्हारे पास जितना भी, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये 200 रुपये है, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी कि कल को मैंने एक्सपेंडिचर करना है तो मैं बैंक से पैसे कैसे लाऊंगा। तुम्हें पता है कितना एडवांस हो गया बैंकिंग सिस्टम, तुम फोन से भी पैसे निकलवा सकते हो। तो जो भी तुम्हारे पास पैसा आएगा वो तुम्हें बैंक डिपॉजिट में रखना है, ठीक है। तो इकोनॉमी में पहले कितना रुपए था, पहले सिर्फ 1000 रुपीज थे। तो 1000 रुपीज थे, तो बैंक में 1000, ये वाले 1000 का डिपॉजिट हुआ। देखो लिखा है ना डिपॉजिट सेक्शन के अंदर, पहले फर्स्ट स्टेप। तुम्हें क्या समझा रहा हूँ ये समझ आया सभी को? एक बार समझ आए तो यस लिख दो चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है। तो सभी, इकोनॉमी में 1000 रुपीज था, तो 1000 रुपीज बैंकिंग सिस्टम में आया क्योंकि सभी ने बैंक डिपॉजिट कराए। अब बैंक्स के पास इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 1000, ठीक है। दूसरा होता है यार आरआर, रिजर्व रेशियो। देख देखो यार, तुम्हें भी ये बात तो पता है कि कभी भी कोई भी जो डिमांड डिपॉजिटर है वो एकदम से सारे नहीं आते यार। तुम हम रोज देखते हैं बैंक को फंक्शन करते हुए, कभी ऐसा हुआ है कि जितने भी डिपॉजिट थे वो सारे लोग एकदम से आ गए कि हाँ हाँ मेरे डिपॉजिट दो। हाँ कभी बैंक फेल होने के रूमर्स आए तब अलग बात है, लेकिन वैसे जनरली ये केस नहीं होता। तो बैंक क्या सोचता है, बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देख के कहता है कि यार मैं तो जितना भी मेरे पास डिपॉजिट आया ना, उसका 10% मैं अपने पास रखूंगा, 10% अपने पास रखूंगा, और जो 90% मनी है, जो 90% बच गया ना, वो मैं दोबारा लैंड कर दूंगा। तो हमने पूछा भाई बैंक ऐसे कैसे कर रहा है, यार तेरे पास 10,000 रुपए आए हैं तो अपने पास 100 रुपए ही रखेगा, सिर्फ 10% मतलब 1000 का, सिर्फ 100 रुपए ही अपने पास रखेगा। वो कह रहा है हाँ। मैंने कहा फिर 900 का, वो कह रहा है मैं दोबारा लोन दे दूंगा फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज। मैंने कहा यार अगर तेरे पास 900 वाले बंदे और आ गए, तूने 100 रुपए मान ले मैं लेने आ गया तेरे पास, तूने मुझे 100 रुपए दे दिए, बाद में क्या करेगा? कह रहा है मैं, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सिर्फ 10% ही लोग आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते ऐसे एक टाइम पे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा फिर आगे क्या करेगा? तो उसने कहा देखो 1000 रुपए थे, मेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने क्या करा, 100 रुपए अपने पास रख लिए एज ए रिजर्व। इसको आर आर जो लिखा है ना, ये रिजर्व रेशियो, हमारा रिजर्व रेशियो क्या है, 10%। मतलब हमारे हमको कितने परसेंट रिजर्व रखना है, कह रहा है रिजर्व आर आर। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आर आर हमेशा आता है परसेंटेज की टर्म्स में, लेकिन आर आर हमेशा निकलता है किस पे निकलेगा, ये टोटल डिमांड डिपॉजिट्स पे। समझ रहे हो? देखो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स पे निकलेगा ये परसेंटेज की टर्म्स में। मतलब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, हमारे पास पहले 1000 था, तो 10% ऑफ 1000 100, 100 इसने एज ए रिजर्व रखा अपने पास। तो जो बाकी के 900 थे वो इसने लोन दे दिए। देखो ये लोन लिखा हुआ है ना, तो जो 900 लोन दे दिए। अब इस जो 900 लोन दे दिए ना इसने, सेकंड राउंड में क्या करेगा, जो भी लोन दिए लोगों को वो कैश नहीं देगा बैंक कभी भी लोन, वो उनके अकाउंट्स में डालेगा, ठीक है। जब भी उनके अकाउंट्स में डालेगा वो कहीं भी यूज करेंगे। मान लो मैं फार्मर हूं, मैंने लोन ले लिया, तो मैं उससे सीड परचेज करूंगा। सीड परचेज करूंगा तो क्या होगा, मैं सीड वाले को अमाउंट दूंगा, तो उसके लिए वो क्या होगी, इनकम हो गई। लेकिन हमने पहली जम्पशन क्या ली थी कि कोई भी इनकम, कोई भी लोगों के पास पैसा है, वो कहाँ रखेंगे वो पैसा, वो हमेशा बैंक में रखेंगे। तो वो 900 जो फार्मर से जाके एक पेस्टिसाइड वाले के पास आया, सीड ओनर के पास आया एज ए इनकम, वो बैंक में रखेगा, ठीक है। अब उसने बैंक में रख लिया। अब बैंक ने पहले 100 रुपए तो रिजर्व रखे हुए थे इस 1000 के लिए, लेकिन अब 900 का डिमांड अलग क्रिएट हुआ है ना। अब मान लो मैं दुकान वाला हूं, तो मैंने 900 रुपए बैंक में डाले, ठीक है। हाँ समझ आ रहा ना गए सभी को? मैंने 900 रुपए बैंक में डाले, तो बैंक सोचेगा यार ये जो 900 वाला ना, ये सारे 900 इकट्ठे नहीं निकलवाने आएगा, ये मैक्सिमम 10% निकलवाने आएगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है। तो वो 90 रुपए एज ए क्या रख लेगा, फिर रिजर्व बना लेगा। और फिर जो 810 है, वो जो भी नीड होगी, जैसे चलो दूसरा फार्मर आ गया, उसने 810 रुपए ले लिए। अब 810 उसने ले लिया, तो उसकी उसने कोई शॉपिंग करी, उसने शॉपिंग करी, क्या करी, उसने ट्रैक्टर ले लिया या कुछ भी ले लिया,
पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी ले लिया, तो 810 किसके पास पहुंच गए? अब 810 पहले तो पहुंचे शॉप ओनर के पास। शॉप ओनर ने क्या करा, मैंने आपको पहले एजम्पशन ली थी, वो अपने कोई भी रुपए जेब में नहीं रखेगा, वो हमेशा बैंक डिपॉजिट करेगा। उसने डिपॉजिट करे तो बैंक के पास आए, बैंक ने फिर इसका 10% रखा 81, और 7 to 9 क्या करा, लैंड। फिर 7 to 9 किसी की जेब में गए, किसी की जेब में गए तो उसने डिपॉजिट करवाया, उसने डिपॉजिट करवाया, ये देखो डिपॉजिट हुआ, तो बैंक ने 72.9 रुपीज अपने पास रखे, और 729 माइनस 72.9 लैंड करे, ठीक है, 656.1। फिर क्या होगा, ये वाले रुपए किसी और के पास आएंगे, वो डिपॉजिट होगा, इसके 10% रखे जाएंगे, फिर काट के फिर वो यहाँ आ जाएंगे। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। कब तक चलेगा? जब तक सारे रिजर्व्स एग्जॉस्ट ना हो जाएं, जब तक बैंक के पास लोन को देने के लिए कुछ भी ना बचे। तो देखो फिर इसका डिवीजन कैसे होगा। अब हमने ये सारे स्टेप्स पढ़ लिए, तो उसके बाद हम देखते हैं ये वैल्यूज कैसी आई। देखो यार, टोटल डिपॉजिट पहले 1000 था, ये तुम्हें पता है, डिपॉजिट पहले बंदे ने 1000 करवाया था। उसके बाद बैंक के रिजर्व कैसे हुए, 1000 का 10%, तो 100, ठीक है। 100 होने के बाद फिर टोटल डिपॉजिट्स 1900 हुए, कैसे, 1000 तो ये वाले, और जो ये लोन दिया था वो भी यहाँ जाएगा। फिर बैंक ने इसका 10% रखा, तो बैंक के पास 100 तो ये पहले वाले, 90 ये वाले, तो 190 हुए। फिर 190 हुए, तो उसके बाद उसने 810 का दिया था, 1900 प्लस 810, 2710 के डिपॉजिट्स आए, ठीक है। फिर उसने रिजर्व रखा। ये प्रोसेस तो ऐसे 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 चलता रहेगा। फाइनल अमाउंट आएगी टोटल डिपॉजिट 10,000। अब तुम सोचोगे यार 10,000 ये हम कब तक कैसे ऐसे ऐसे इसको ऐड करेंगे? नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें अगला कंसेप्ट हमारा यही है कि जो हमारा मनी क्रिएट हुई है, देखो यार हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स कितने थे, 1000, ठीक है। बैंक्स कब तक लोन देगा, जब तक टोटल रिजर्व 1000 ना हो जाए। मान लो यार टोटल रिजर्व है पहले 900, तो बैंक 100 का लोन और दे सकता है ना, मतलब हाँ 100 का लोन और दे सकता है। अगर बैंक के पास रिजर्व आए 990, अगर बैंक के पास रिजर्व आए 990, ठीक है, तो बैंक 10 रुपीज का लोन दे सकता है। लेकिन अब बैंक को सिचुएशन आई कि बैंक को 1000 रुपया एज ए रिजर्व रखना है, तो भाई उसने सारा रुपया रिजर्व रखा है, तो वो देगा क्या? कुछ भी नहीं दे सकता। तो वो प्रोसेस तब एंड होता है, ठीक है। ये देखो, जब बैंक के पास रिजर्व 1000 हुए ना, जितना इनिशियल डिपॉजिट था, तब ये प्रोसेस हो जाएगा एंड, ठीक है। टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे, 10,000। देखो 1000 से मनी सप्लाई उसने कितनी कितनी कर दी, 10,000। जो हमने पीछे पढ़ा था, द बैंक क्रिएट एक्सेस मनी सप्लाई आउट ऑफ देयर कैश रिजर्व, मतलब उसका कैश रिजर्व कितना था, 1000, और उसने मनी सप्लाई कितनी कर दी, 10,000। लोगों के 10,000 रुपए जमा है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1000 से, और लोन्स उसने उसने कितने दे दिए, देखो 10,000 रुपीज डिपॉजिट्स, 1000 उसने रखने अपने पास, तो लोन्स ऑब्वियसली कितने होंगे, 9,000। 10,000 माइनस 1,000, ठीक है। ये आई होप तुम्हें सभी को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा एक बार देख सकते हो स्टार्टिंग से। और अगर सीबीएसई के एग्जाम में तुम ये ऐसा एग्जाम्पल अगर दे के आ गए ना यार, तो तुम्हारे 5 on 6 या 6 on 6 पक्का पक्का। क्योंकि यार ऐसा एग्जाम्पल्स बच्चे खुद बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, तुम घर पे ऐसा एग्जाम्पल एक बार ट्राई करो या सेम करो। तुम्हें ये इतना जरूरत नहीं है, तुम यहाँ तक भी शो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स की कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन तुम अवॉइड कर सकते हो, तुम यहाँ तक शो कर सकते हो, फिर उसके बाद ये वाला सब शो कर देना, ठीक है। और ये मैं भी तुम्हें बताता हूँ 10,000 क्यों आया। ये तुम्हें टोटल रिजर्व पता है 1000 क्यों है, क्योंकि बैंक एटमोस्ट 1000 रख सकता है टोटल रिजर्व। लोन्स क्यों आए 10,000 माइनस 1,000, वो तुम्हें अभी बताता हूँ कि 10,000 क्यों आया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हाँ ठीक है। तो यार अभी हमने देखना था कि यार जो हमारा 1000 की मनी सप्लाई से 10,000 कैसे बना। हमारे पास देखो आर कितना था। ये गाइस रट्टा मत मारना कुछ चीज का, हर चीज समझ के करना इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अगर समझ के करोगे तो एग्जाम टाइम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आर हमने रखा था 10%। ये रिजर्व रेशियो अलग भी हो सकता है, आगे मैं बताऊंगा अलग भी होता है ये।
ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, या तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो एक बार एग्जामिनर को समझाने के लिए। हमने सिंप्लिसिटी के लिए आर 10% एज्यूम करा, और हम लिख सकते हैं 1/10। तो यार जो टोटल डिपॉजिट आएंगे ना, हमेशा वो इनिशियल डिपॉजिट बाय आर आएंगे हमारे। क्या आएगा? ये हमारा जीपी से फॉर्मूला डिराइव्ड है गाइस। तो मैं नहीं चाहता यार हम मैथ्स करने लगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छी नहीं लगती, कईयों ने 10th में छोड़ भी दी। तो हम सीधा देखेंगे इनिशियल जो डिपॉजिट है डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब हमारे केस में क्या था, 1000 डिवाइडेड बाय 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10,000। तो यही हमारा आंसर आ रहा था गाइस। तो इसीलिए हमारा जितना भी आर होगा, बेसिकली मनी क्रिएशन किस पे डिपेंड करेगा? तो आर पे। यार देखो, अभी और सिंपल बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, आर वो हम कितना लेते हैं, 100%। 100% मतलब 100/100। उसको इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/100 को 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो इनिशियल डिपॉजिट 1000 से, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला तो वही था कि कितने रुपए क्रिएट होंगे, 1000/1, ऑब्वियसली, क्योंकि आर 1 है तो डिवाइड बाय आर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इसका आंसर 1000 ही आएगा, क्योंकि 1000 रुपए क्रिएट होंगे, उससे ज्यादा हो नहीं सकते यार, क्योंकि बैंक ने सारा रुपया ही अपने पास रख लिया, तो वो आगे लोन दे ही नहीं सकता। अगर उसका उसको है कि यार एकदम से सारे मांगने आ जाएंगे, तो 1000 जैसे ही आएगा वो सारा 1000 का 1000 एज ए रिजर्व रख लेगा, 100% रिजर्व रख लेगा, तो फिर आगे मनी क्रिएट और नहीं हो सकती। ठीक है, तो जनरली आर 5% 4% होता है, ऐसा भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है बेसिकली। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक देखो यार, कोई भी हर कंट्री में ना एक सेंट्रल बैंक होता है। अब तुम सेंट्रल बैंक को ये नहीं कह सकते हो कि हर जगह आरबीआई होता है, यूएस में अलग नाम है, हर कंट्री में अलग नाम होता है। इंडिया में हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एग्जाम में मैं तुम्हें चाहूंगा यार, तुम आरबीआई वगैरह मत ही मेंशन करो, तुम सीधा सेंट्रल बैंक मेंशन करो, और जो भी बुक से डेफिनेशन है वो सब समझ के और फिर एग्जाम में लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यार अमेरिका में इसको फेडरल रिजर्व सिस्टम कहते हैं, और ये सब फेडरल बैंक ऑफ यूएस कहते हैं, तो उसके चक्कर में अगर ना ही पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक बेसिकली हर कंट्री का एपेक्स बैंक कह सकते हो तुम। इट इज एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। देखो यार, ये सभी बैंक्स का बैंक होता है, मतलब जो भी जितने भी कमर्शियल बैंक्स है ना, उनको कंट्रोल एक सेंट्रल बैंक करेगा। सेंट्रल बैंक की जो गाइडलाइंस है ना, वो हर बैंक को फॉलो करनी पड़ती है, चाहे कोई भी बैंक हो, इससे बड़ा कोई बैंक नहीं है। ठीक है, इसके पास फुल अथॉरिटी है, ये कुछ भी कर सकता है। ये बेसिकली बैंक्स को कंट्रोल करता है ताकि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे पीपल के साथ। ठीक है, लोगों के साथ कुछ भी गलत तो नहीं कर रहे। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन होता है, लेकिन ये प्राइमरी फंक्शन नहीं होता गाइस। ये फंक्शन होता है, लेकिन ये इतना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है जितना बाकी और फंक्शन है। ठीक है, तो एवरी सेंट्रल बैंक हैज वन फंक्शन। वन फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि इसके पास कोई और फंक्शंस नहीं है। वन फंक्शन से बेसिकली ये मतलब है कि जो इसका प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो क्या है? इट्स मेन फंक्शन, वन फंक्शन इज इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे कंट्रोल करता है, मनी की सप्लाई कैसे कंट्रोल करेगा, मनी एंड क्रेडिट, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेगा, मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा। ये अभी तुम्हें काफी वियर्ड लग रहा होगा सुन के कि यार सेंट्रल बैंक कैसे कैसे करेगा, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, एक बात पक्की है कि जो यहाँ लिखा है वो एकदम सच है, कि हाँ ये सब कुछ करता है, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेगा, क्या करेगा। आगे इसके फंक्शंस देखेंगे, तो जैसे जैसे फंक्शंस पढ़ोगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा यार, कि जो हमने देखो आगे हमने इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैं तुम्हें बेसिक्स आइडिया दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर अप करेंगे। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कुछ मेजर्स हैं, पॉलिसीज हैं सेंट्रल बैंक की,
जो मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करती है, ठीक है। क्रेडिट को ये कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ एसएलआर, सीआरआर। ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब अगली स्लाइड में हमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के, ठीक है यार। कि हमने कमर्शियल बैंक्स के पढ़े, अब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक देखो। सेंट्रल बैंक के ये 7 फंक्शन है। कभी कभी एग्जाम में 6 मार्कर्स का क्वेश्चन देखो इस चैप्टर में से 6 मार्कर आता है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि हम 6 मार्कर कैसे आएगा। 5 भी आता है, 4 भी आता है, हाँ, लेकिन 4 5 6 में एक आएगा। और इन 7 में से तुम्हें अगर 5 या 6 फंक्शन याद है तो वेल एंड गुड है यार, क्योंकि 6 मार्कर में तुम थोड़ी सी सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन लिखो, फिर यार तुम 5 की बजाय एट ए सेफ ऑन ए सेफर साइड तो तुम 6 फंक्शन, अगर इनमें से कोई भी 6 देखो यार, फर्स्ट 6 कर दो या 2 टू 7 कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन 6 रखोगे तो तुम एक सेफर साइड पे हो, तो तुम्हारे मार्क्स कटने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो मार्क्स का तो चलो हम बाद में देखेंगे, एक बार हम समझते हैं कि करके देखो यार। कि इशूइंग ऑफ पहला फंक्शन है हमारा इशूइंग ऑफ नोट्स। यार देखो, जो कंट्री में कोई तो नोट इशू करता होगा ना यार। हमारे पास देखो करेंसी, हम तुम कभी भी करेंसी देखना, अपडेटेड करेंसी रहती है। 2020 में भी नोट प्रिंट होते हैं, 2019 में भी हुए थे, ठीक है। ऐसे नोट्स प्रिंट होते हैं तो कोई तो करता होगा यार। कोई देखो एक बैंक ही करेगा, ज्यादा बैंक करेंगे तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। फिर उनके ऑपरेशंस कंट्रोल करने और ये सब में बहुत दिक्कत होती है। तो एक सेंट्रल बैंक, मैंने बताया था कि ये एपेक्स बैंक है, इसके पास फुल पावर है नोट इशू करने की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। It is also called by as currency authority function of central bank. ये currency authority function है central bank का। Actually till the beginning of 20th century the central bank was known as bank of issue, ठीक है। बैंक ऑफ इशू भी कहते थे इसको, क्यों? क्योंकि ये नोट्स को इशू करता था, ठीक है। और जो इसके इशू करे हुए नोट्स है ना, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। अगर तुम्हारे पास वो नोट है तो वो लीगली एक्सेप्टेबल है हर जगह। ऐसा नहीं है कि कोई उसको रिफ्यूज कर दे एक्सेप्ट करने से। तो दिस नोट्स आर आल्सो अनलिमिटेड लीगल टेंडर व्हिच इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब यार ये इसका मतलब क्या है कि बैंकर टू द गवर्नमेंट। यार देखो, पैसा सभी को चाहिए कोई भी काम करने के लिए। जैसे इकोनॉमी में एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्कूल्स पे, एजुकेशन पे, बहुत जगह एक्सपेंडिचर करती है। तो उसको कभी पैसा चाहिए तो क्या करेगी यार? तो वो बिल्कुल नॉर्मल बैंक्स के पास नहीं जाएगी यार, जैसे यस बैंक के पास चलेगी, एचडीएफसी के पास चलेगी। वो जाएगी सेंट्रल बैंक के पास, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। तो सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट का बैंक भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। It manages account of the government. As an agent to the government, it buys and sells security on the behalf of government. ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी है और गवर्नमेंट का एजेंट है। एजेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी बाय या सेल करनी है तो वो सेंट्रल बैंक कर देता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज। अगर कोई गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी है तो वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर या किसी कोई भी सेंट्रल बैंक का मेंबर है उसकी भी हेल्प ले सकती है गवर्नमेंट। The central bank also offers loans to the government against government security or treasury bills, ठीक है। The government often seeks loans from the RBI for its expenditure that falls short of revenue. This is called deficit financing through borrowing from RBI. देखो यार, हमारा हर साल बजट आता है और तुम कभी भी देखना यार, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा होते हैं रिवेन्यू से, ठीक है। तो यार अब रिवेन्यू हर साल कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर हर साल ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कवर अप करने के लिए लोन ले लेती है ताकि उसके एक्सपेंडिचर रिवेन्यू इक्वल हो जाए। तो वो एज ए लोन को क्या ट्रेड करती है, उसका रिवेन्यू ट्रेड करती है, रिवेन्यू थ्रू बोरोइंग। तो रिवेन्यू बढ़ता है और एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। देखो बजट डेफिसिट क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ग्रेटर होते हैं तब बजट डेफिसिट कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब इसी सिचुएशन में एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिवेन्यू तो है ही हमारे पास, और गवर्नमेंट अगर लोन लेगी आरबीआई और सेंट्रल बैंक से तो उसको क्या कहेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द
सेंट्रल बैंक और आरबीआई ऑफ इंडिया या ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। अब थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक। देखो ये बैंक, जो सेंट्रल बैंक है ना, वो गवर्नमेंट का तो बैंक है ही, लेकिन वो बैंकर्स का भी बैंक है। यार देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि यार जो कमर्शियल बैंक्स है ना, उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि यार 10% उसको रिजर्व रखना है सिर्फ, उससे ज्यादा उसको नीड नहीं है। लेकिन यार कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस भी या पास्ट एक्सपीरियंस फेल हो जाता है। तो मान लो उसने 10% ही रखा था, लेकिन लोग बहुत ज्यादा मांगने आ गए एकदम से, तो वो लोगों को पैसा तो उसको देना पड़ेगा क्योंकि लोगों के ही डिपॉजिट्स थे। लेकिन अब वो क्या करेगा? तो अब वो दरवाजा नॉक करेगा, किसका करेगा? अब वो जाएगा सीधा जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास लोन लेने, ठीक है। और सेंट्रल बैंक उसको एक प्राइस चार्ज करेगा जो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो central bank is the apex bank of all the banks in the country. The central bank has almost the same relation with other banks. जैसे कमर्शियल बैंक हमें ट्रीट करते हैं ना, वैसे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ट्रीट करता है। अगर कमर्शियल बैंक हमारा बैंक है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का बैंक है, ठीक है। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेपो रेट as the loans are offered by the central bank by way of repurchase of government securities from the commercial bank. जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो जो लोन देगा इस पे, उस जो रेट चार्ज करेगा, मैंने बताया था इंटरेस्ट, लेकिन हम एक बेटर टर्म यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? रेपो रेट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्कर 2 मार्कर का, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करता है, ठीक है। अब जैसे हम डिपॉजिट करवाते हैं अपने, तो ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने डिपॉजिट्स कहाँ से कर सकते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। अगर उनके पास एक्सेस मनी है तो वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट्स कर सकते हैं, और उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? एक इंटरेस्ट रेट। जैसे हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, हम उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं, कमर्शियल बैंक उसको क्या कहेगा? रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट तो लोन पे होता है, रिवर्स रेपो रेट सेविंग्स पे होता है, ठीक है। ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है यार। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये चीजें हो गई, तो ये यार कभी क्वेश्चन आ जाता है इसका, ठीक है। तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना एग्जाम देते टाइम, हमें ये सब चीजें पता हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब फोर्थ ऑप्शन है लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, इसका क्या मतलब है? देखो यार, वी नो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट लायबिलिटीज मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। देखो 1000 रुपये उसके पास था, लेकिन उसने लाइबिलिटी बनाई 10,000 की, मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। तो उस केस में यार कभी ऐसा होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि यार सभी लोग एक टाइम पे पैसा मांगने आ गए, तो उस केस में क्या करेगा जो सेंट्रल बैंक है, वो एज ए लास्ट रिजोर्ट एक्ट करेगा कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो उस टाइम में कमर्शियल बैंक को हेल्प करता है सेंट्रल बैंक लोन देके, ताकि वो एक बार जो उस पर दिक्कत आई है वो एक बार अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर ले, ठीक है। मान लो उसके पास रिजर्व खत्म हो गए कमर्शियल बैंक के पास, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, उससे पैसा लेगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक के पास गया, पैसा लिया, लोगों को दिया, डिस्ट्रीब्यूट करा, और फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद सेंट्रल बैंक को वापस जो उसका पैसा था वो वापस पे कर देगा। तो ये होता है लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कह देते हैं। Central bank is the custodian of nation's foreign exchange reserves. The central bank not only maintains foreign exchange reserves but also exercise managed floating to ensure stability of exchange rate in the international money market. Managed floating refers to the sale and purchase of foreign exchange with a view to achieving stability of exchange rate for the domestic currency. यार देखो, मैनेज फ्लोटिंग हमारे आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, तो अभी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम डिस्कस करेंगे कि देखो यार सेंट्रल बैंक के एक तो जो रिजर्व होते हैं ना कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज के, फॉरेन करेंसी के रूप में, ठीक है, तो वो सारे मेंटेन कौन करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। और अगर मान लो यार कभी डॉलर का प्राइस ज्यादा हाई हो रहा हो, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? फॉरेन उसको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये बेसिकली दो मेन फंक्शंस आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करेगा, और जो फॉरेन करेंसी के प्राइस है उसको भी मैनेज करेगा। वो कैसे करता है? वो मैनेज्ड फ्लोटिंग से करता है। एक टर्म आप बुक में देखोगे, मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड
फ्लोटिंग। एक बार आप इस टर्म को एक बार ध्यान में रखो, ये आप आगे वाले चैप्टर में आएगा, मैनेज फ्लोटिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है यार, वो सप्लाई और डिमांड कंट्रोल करता है फॉरेन करेंसी की। तो जैसे ही सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल करता है, वैसे ही जो प्राइस है फॉरेन करेंसी का वो चेंज होता है। तो ये बेसिकली अब कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में एक तो मैनेज करेगा फॉरेन रिजर्व्स, और दूसरा फंक्शन है प्राइस मैनेज करता है फॉरेन करेंसी का। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यार देखो, ये फंक्शन ऐसा है यार, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी याद रहेगा ना, तो भी एक डाउट सा मन में रहेगा यार कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या था क्या था क्या था। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। यार देखो, अब तुम्हें पता है यार, जैसे तुम चेक लगाते हो, ठीक है, अब तुम्हारा अकाउंट है एचडीएफसी में, तुम्हारा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, लेकिन तुम्हें चेक लगा, जिसको पे करना है उसका अकाउंट है पीएनबी में। समझ गए? तुम्हारा तो अकाउंट है एचडीएफसी में, और जिसको तुमने चेक पे करना है उसका अकाउंट है पीएनबी में। तो तुम्हारा जो चेक लगता है यार, वो तुम्हें क्या लगता है, एचडीएफसी उसको पे करता है? अगर तुम, हाँ वो एचडीएफसी पे करता है, लेकिन यार एचडीएफसी को कहीं एचडीएफसी में ट्रांसफर करने हो तो बहुत ईजी हो, लेकिन उसको चेक क्लियर करना पड़ता है कैसे, पीएनबी में ट्रांसफर करके। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसी को क्लियरिंग हाउस कहते हैं। एक जाने का, जैसे यार देखो, जैसे 3-4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब मैंने भी किसी से रुपए लेने हैं, किसी ने मुझे देने हैं, ठीक है, तो वो हम क्या कहते हैं यार, चल मैंने उससे लेने हैं, तूने मुझे देने हैं, तो तू सीधा उसको दे दे, ठीक है, अपना हिसाब खत्म। ठीक है, ऐसे करते हैं, वो हम क्या कहते हैं, आपस में क्लियर करते हैं। अब वैसे ही सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो बैंक्स के चेक्स होते हैं ना, उसको क्लियरिंग करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें कम समझ आया है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा देखो। अब हम जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है वो लेंगे, ठीक है। सपोज बैंक ए रिसीव्स चेक ऑफ 10,000 ड्रॉन ऑन बैंक बी। मतलब जो, यार देखो, ये ए बैंक है, ठीक है, और यहाँ एक बैंक है बी, ठीक है। ए के पास क्या बैंक, एक चेक है 10,000 का, 10,000 इसको प्लस आना है, इसके आगे प्लस लगा दिया, ठीक है। ये इसने कहां से लेने हैं, बी से लेने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एंड बैंक बी रिसीव्स ए चेक ऑफ 15,000 ड्रॉन ऑन बैंक ए। और बैंक बी के पास भी एक चेक पड़ा है यार, वो पड़ा है 15,000 का प्लस। मतलब इसने बी ने पैसे लेने ए से 15,000, ठीक है। तो इनके चेक कैसे क्लियर होंगे? बोथ बैंक ए एंड बी हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। ये तो हमें पता ही है, अभी हमने डिस्कस करा है कि बैंक ए का भी सेंट्रल बैंक के पास अकाउंट है, क्योंकि ये एज ए कमर्शियल बैंक होता है इनके लिए, और बैंक बी का भी है, दोनों के बैंक अकाउंट है। तो सेंट्रल बैंक इनके चेक कैसे क्लियर करेगा? मतलब जिसने, अब लास्ट में क्या है, बी ने 5,000 एक्स्ट्रा लेने हैं ना, बी ने ए से 5,000 एक्स्ट्रा लेने हैं, तो सेंट्रल बैंक का इनका क्लियर कैसे करेगा? वो ए के खाते से बी को 5,000 रुपए दे देगा, और इनका जो भी इनके चेक्स हैं, ये 10,000 15,000 वाले, ये दोनों चेक्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली यही फंक्शन होता है क्लियरिंग हाउस में। मतलब जो भी चेक्स होते हैं ना कमर्शियल बैंक्स के, वो सेंट्रल बैंक क्लियर कर देता है, जैसे हमारे चेक्स कमर्शियल बैंक्स क्लियर करता है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सेवंथ फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब गाइस देखो यार, तुम्हें कुछ समझ आया कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में? एक बार तुम, मैं 30 सेकेंड्स का तुम्हें टाइम दूंगा, तुम एक बार सोच के देखो यार 30 सेकेंड्स में कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में बेसिकली सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता होगा, ये कोरिलेट करके देखो। ऑलराइट गाइस, चलो मैं ही बताता हूँ तुम्हें। यार देखो, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है ना, क्रेडिट मतलब मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक के लिए क्रेडिट तो मनी सप्लाई होगा ना, लोन तो नहीं होगा ना, लोन तो कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है, ठीक है। मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ये कैसे होता है हम देखते हैं। तो यार इसको कंट्रोल कैसे करता है और क्यों करता है? अब देखो यार, इन्फ्लेशन है,
इन्फ्लेशन तुम सभी समझते होगे, इन्फ्लेशन में क्या होता है यार, प्राइसेस बहुत राइज होते हैं, ठीक है, ये इन्फ्लेशन होता है। बेसिकली ये नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर हम ओवरव्यू ले तो इन्फ्लेशन में ये चीज होती है, ठीक है, प्राइसेस राइज होने लगते हैं, तो उस टाइम सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि यार ये सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज कैसे करता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यार ये चीजें ना यहाँ डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक दे रखा है बुक में, तो वहां अगर हम इन चीजों को पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ट्राई करेंगे वहां ही पढ़े हम ये चीजें। और मनी देखो, इन्फ्लेशन होती है, हम दो सिचुएशन होती है, एक तो इन्फ्लेशन है, ठीक है, और एक ही सिमिलर सिचुएशन होती है उसके अपोजिट, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ऑल राइट। तो इन्फ्लेशन में देखो यार प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इकोनॉमी बूम पे होती है, प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं इन्फ्लेशन में, ठीक है। लेकिन डिफ्लेशन में वही यार, डिमांड हर चीज की कम होती है, तो इसमें डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट मनी सप्लाई को रिड्यूस करेगी। क्यों, क्योंकि लोगों की डिमांड कम हो जाए, लोगों के पास पैसा कम हो कुछ भी कहीं भी एक्सपेंडिचर करने के लिए। और डिफ्लेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को पैसा देती है, ऐसे नहीं कि फ्री में बांटती है, लेकिन कुछ मीन से देती है। जैसे यार हमारे काफी स्कीम्स होती हैं, किसान पत्र विकास योजना और ये सब, जिसके थ्रू गवर्नमेंट रुपीज देती है। कभी कभी गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, ठीक है, या कभी कभी गवर्नमेंट सस्ते रेट पे लोन देती है, कुछ भी देती है, या कुछ अट्रैक्ट करती है कि पीपल अपने पास मनी ज्यादा से ज्यादा ले। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, लोगों को मनी देती है, और इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी लोगों से लेती है, ठीक है, जिससे कि मनी सप्लाई कंट्रोल से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी कंट्रोल होता है, ठीक है। सो आई होप गाइस यू like the video. So subscribe my channel if you want more videos related to the macroeconomics class 12th of CBSE boards. So in next video we will discuss some more topics like RR, SLR, CRR, and how central bank control the money supply through qualitative and quantitative measurements. And thank you and have a good day.